हेलो नमस्कार। आज हम बात करेंगे पॉलिटी के परिचय की। तो पॉलिटी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जब भी हम पॉलिटी की बात करते हैं तो पॉलिटी का मतलब क्या है, यानी सरकारों का अध्ययन ही पॉलिटी कहलाता है। लेकिन पॉलिटी को पढ़ें उससे पहले कुछ चीजें आपके लिए भी जानना काफी जरूरी है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। जानना क्या है? हमें जानना यह है कि अगर हम संपूर्ण विश्व को देखें तो संपूर्ण विश्व में कुल 195 कंट्री हैं और 195 कंट्री में दो कंट्री ऐसी हैं जिन्हें यूनाइटेड नेशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र की मान्यता प्राप्त नहीं है। अन्य 193 देशों को यूएन की मान्यता प्राप्त है। लेकिन आपने देखा होगा कि अगर मैं आपको वीजा देना प्रारंभ कर दूं या सारे देश वीजा देना प्रारंभ कर दें तो कुछ देश तो ऐसे हैं जहां पर वीजा के बाद भी आप जाना पसंद नहीं करोगे। एक है, जैसे यहां पर आप देख सकते हो, सोमालिया है। यहां पर अगर मैं आपको पैसा भी दूं और अगर मैं आपको वीजा भी दिलवा दूं, ठीक है, और कहूं कि आप सोमालिया चले जाओ तो भी आप नहीं जाओगे, क्योंकि यहां पे इतनी अराजकता है कि आप वहां जाके वापस जिंदा लौट भी आओ तो बहुत बड़ी बात है। कुछ और भी देश हैं जहां जाने से पहले आप कई बार सोचोगे, जैसे नॉर्थ कोरिया। यहां पर एक देश है और जहां पर एक तानाशाह रहता है जिसका नाम है किंग जोंग उंग। और तानाशाही वाले देश में अगर आप जाओ, ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी होंगी। हो सकता है वहां भी जाओ और लौट के ना आ पाओ। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहां जाकर आपका मन भी करता है और आप अपना पैसा भी खर्च करते हो, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जहां पर जाओगे क्योंकि वहां पर है क्या, वहां पर स्वतंत्रता है। लेकिन कुछ देश और हैं जहां जाओगे तो आपको अपने आप को प्रतिबंधित महसूस करना पड़ेगा। जैसे आप जाओगे सऊदी अरेबिया, तो सऊदी अरेबिया में धर्मतंत्र है, यानी यहां पर धर्म के हिसाब से यह देश चलता है। तो धार्मिक यानी वहां के धार्मिक नियमों का आपको पालन करना होगा। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि इन सभी देशों में जाओगे तो आपको कुछ चीजें दिखाई देंगी कि सारे देश किसी न किसी तरह से शासित हो रहे हैं। इन पर कोई न कोई शासन कर रहा है और जो शासन कर रहा है वो एक सिस्टम के अंतर्गत शासन कर रहा है। और पॉलिटी इन्हीं शासन के तंत्रों का ही अध्ययन करती है। पॉलिटी को हिंदी में राज व्यवस्था कहते हैं। राज्य मतलब होता है देश, व्यवस्था मतलब होता है तंत्र, यानी किसी भी देश को चलाने वाली जो व्यवस्था है उसी का अध्ययन हमारी पॉलिटी करती है। तो यहां पर आप देखोगे कि सोमालिया में जहां तक अगर पूरी तरह से नहीं तो कुछ तरह से अराजक तंत्र है, यहां पर अनार्की है। अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो यहां पर धर्मतंत्र है। और अगर अमेरिका की बात करें, इंडिया की बात करें, कनाडा की बात करें तो यहां पर आपको लोकतंत्र दिखाई देता है। इसी प्रकार से अगर आप जापान की बात करें, यहां पर अगर इंग्लैंड की बात करें तो वहां पर संवैधानिक राजतंत्र दिखाई देता है। वहीं अगर यूएई की बात करें तो वहां पर भी राजतंत्र है, संघीय राजतंत्र दिखाई देता है। तो पॉलिटी इन्हीं तंत्रों का अध्ययन करती है। इन्हीं तंत्रों में से कुछ कुछ चीजों को आज मैं आपके लिए बताना चाहता हूं। तो चलिए इस वीडियो से अंत तक जुड़े रहिए और फिर आपको बहुत सारी जानकारी निश्चित रूप से आपको मिलेगी। आइए, हु रूल्स यानी कौन शासन करता है किसी देश पर, यहां से हम कुछ चीजों को समझेंगे एक बहुत ही बढ़िया, ठीक है, एनिमेशन के द्वारा। देखिए, यहां है कोई देश है, उस देश पर नर माने क्या होता, कोई नहीं। अगर किसी देश पर कोई भी शासन नहीं करता तो उसको अनार्कीय कहते हैं, यानी उसको अराजक तंत्र वाला देश कहते हैं। हालांकि अभी पूरे विश्व में कोई ऐसा देश है नहीं जो अराजक तंत्र अपने आप को कहता हो, लेकिन अगर देखें जहां पर सरकार नहीं है, जहां पर कोई नियम कानून नहीं है, जहां पर जिसकी लाठी उसी की भैंस है, उस देश को कहा जाता है कि यह अराजकवादी देश है, अराजक तंत्र है। जहां पर राज्य का अस्तित्व ही नहीं है, जहां पर राज्य के कोई नियम कानून नहीं चलते, यहां पर कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है, वो अराजक तंत्र होता है। जैसे कुछ समय पहले सोमालिया एक अराजक तंत्र से दौर से गुजरा हुआ है। हर देश किसी न किसी समय पर अराजक तंत्र से गुजरे हुए हैं। चाहे आप यूरोप में देखेंगे, जब वहां पे सत्ता का हस्तांतरण हुआ था तब अराजक तंत्र आ जाता है, तो आप ध्यान रखना है ना। एक और बात समझते हैं। तो ये अराजक तंत्र कभी आपसे पूछ ले कि अराजक तंत्र क्या है, तो आप सीधे बताना कि अगर किसी देश पर किसी का भी अधिकार न हो तो उसे अराजक तंत्र कहते हैं। आइए, अगर किसी देश पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो तो उसको क्या कहते हैं?
तो आइए उसे भी समझते हैं। अगर किसी देश पर एक व्यक्ति शासन करता है तो वो दो तरह शासन करता है। एक होता मोनार्की, जिसे हम राजतंत्र कहते हैं, और दूसरा हमारे पास क्या, डिक्टेटरशिप, जहां पर हम तानाशाही कहते हैं। अगर हम राजतंत्र की बात करें तो आपने हमारे यहां पर बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, रामायण महाभारत। वहां पर तुमने देखा होगा कि पिता का पुत्र ही वहां पर राजा बनता है, ठीक है, राजा का पुत्र ही राजा बनता है। तो जहां पर सत्ता हस्तांतरण कहां पर होती है, याद रखना, सत्ता हस्तांतरण राजा के बेटे को होती है, ठीक है, वहां पर राजतंत्र होता है, वहां पर मोनार्की होती है। जहां सत्ता पर वंशानुगत अधिकार होता है वहां पर राजतंत्र होता है, ठीक है। आज भी ये यूएई, सऊदी अरेबिया, यहां पर जो सुल्तान है, सुल्तान के बेटे ही सुल्तान बनते हैं, तो यहां पर आज भी राजतंत्र है। लेकिन एक और नाम आपने सुना होगा, डिक्टेटरशिप, यानी यहां पर कोई एक व्यक्ति संपूर्ण सत्ता पर नियंत्रण कर लेता है, संपूर्ण देश पर नियंत्रण कर लेता, लेकिन वंशानुगत अधिकार नहीं होता कि इसके बाद इसी के बच्चे को ही शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण हो जाएगा। हो सकता है इन भाई साहब के बच्चे ज्यादा ताकतवर हों तो वो सत्ता ले लें, ठीक है, ताकत के बल पर, अन्यथा नहीं ले पाएंगे। इन्हें कोई भी लीगल या किसी भी प्रकार का सपोर्ट नहीं होता कि इसके बच्चे ही क्या बनेंगे, नए यानी इनके उत्तराधिकारी बनेंगे, ऐसा कोई संभव नहीं है। अगर आपने किंग जोंग उनका नाम सुना होगा तो ये तानाशाह के प्रतीक हैं। इससे पहले भी आपने एक नाम सुना होगा, हिटलर, हिटलर भी तानाशाही के प्रतीक माने जाते हैं, ये आपने निश्चित रूप से पता होगा, है ना। तो यहां पर वंशानुगत अधिकार होता है और यहां पर वंशानुगत अधिकार नहीं होता, शासन लगभग एक ही व्यक्ति का होता है दोनों में, ठीक है। चलिए अब देखिए कुछ और भी चीज आपको पता होना चाहिए। हु रूल्स फ्यू, यानी अगर किसी देश पर कुछ लोग शासन करते हो, देखो यहां पर कोई नहीं शासन करता था, अराजक तंत्र। जहां पर एक व्यक्ति शासन करता है, राजतंत्र और तानाशाही। जहां पर कुछ व्यक्ति शासन करते हैं उसके ओलिगार्ची कहते हैं या जुंटा कहते हैं। इसका मतलब होता है कुलीन तंत्र, ठीक है, कुलीन तंत्र, यानी कुछ लोगों के द्वारा अगर कहीं पर शासन हो रहा है तो उसको कुलीन तंत्र कहते हैं, ठीक है। जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उस समय पर सामंत या जिनके पास पैसा था, धन था, वही कुछ लोग पूरे देश को नियंत्रित करते थे, तो उसी को कुलीन तंत्र कहते हैं। इस समय पर भी किसी भी देश ने अपने आप को कुलीन तंत्र घोषित नहीं कर रखा है, यह आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा क्या, जुंटा। जुंटा का मतलब होता है जहां पर जनरल का शासन हो, यानी सेना के कुछ लोग संपूर्ण सरकार की सत्ता पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, जुंटा कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा पाकिस्तान में सेना के द्वारा सत्ता परिवर्तन कर दिया जाता है, म्यांमार में भी इस समय पर सेना का ही शासन है। तो सेना सभी राजनीतिक प्रतिष्ठानों पर जब अधिकार कर लेती है, सेना के कुछ लोग ही संपूर्ण देश में शासन व्यवस्था को स्थापित करते हैं, तो वहां पर जुंटा कहलाता है, याद रखना, है ना। जैसे आप यहां पर दोनों को देख पाओगे, ये आंग सांग सूकी है म्यांमार की, और यहां पर वहां का सैनिक जो तानाशाह है, इसको आप देख सकते हैं, जुंटा शासन है म्यांमार में, है ना। आइए अब यहां पर क्या है कि अगर किसी देश में सभी लोग शासन करते हो, ठीक है, कितनी बढ़िया डेफिनेशन है, समझ में कि नहीं। अगर किसी देश पर सभी लोग शासन करते हैं तो उसी को लोकतंत्र कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। लोकतंत्र यानी जनता का शासन। सभी का मतलब क्या है, किसी देश में जनता ही तो रहती है, सारे लोग अपने लिए नियम बनाते हैं और अपने पर ही लागू करते हैं। जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। लेकिन जहां पर जनसंख्या कम है वहां पर नियम बनाने का, कानून बनाने का अधिकार उन्हीं लोगों के पास होता है, इसलिए वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। लेकिन जहां पर जनसंख्या ज्यादा है वहां पर कानून, आम जनता के द्वारा कानून बनाना या कानून को कंट्रोल करना, ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए वहां पर वह अपने पॉपुलर रिप्रेजेंटेटिव यानी अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपने कानून बनाने के लिए भेज देते हैं कि हम अपनी तरफ से आपको नियुक्त कर रहे हैं कि आप हमारे लिए कानून बनाओ। तो इसको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। यह आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आइए इसी क्रम में मैं आपको कुछ चीज बता दूं कि एक नाम सुना होगा आपने, संवैधानिक राजशाही, ठीक है। यह भी प्रश्न आया भी था, आप एग्जाम में देखोगे तो यह प्रश्न आपको मिलता है कि राजा सरकार के काम में दखल नहीं दे सकता, पर उसके दस्तखत के बिना किसी कानून को लागू भी नहीं किया जा सकता। इस व्यवस्था को संवैधानिक राजशाही कहते हैं। इसका एक उदाहरण आपको यहां पर जापान दिखाई दे रहा होगा और एक उदाहरण इसका यूके यानी यूनाइटेड किंगडम भी है।
आइए आगे चलते हैं। जिसमें संपूर्ण शक्ति राजा के पास होती है, उसके द्वारा लिया गया फैसला अंतिम होता है, इसे पूर्णतया राजशाही कहते हैं। ठीक है, इसमें वेटिकन सिटी और सऊदी अरब जैसे देश आते हैं। यानी यहां पर ठीक है राजा के पास शासन तो यानी शक्ति नहीं होती, लेकिन यहां पर संपूर्ण शक्ति राजा के अंदर ही होती है ना। तो जैसे आपको सऊदी अरब इसका एक उदाहरण दिखाई देगा। अगला देखते हैं। सम्राट राज्यों के परिसंघ के सामान्य प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, जिसमें से प्रत्येक एक अलग राजशाही द्वारा शासित होते हैं। इसे संघीय राजशाही कहते हैं। इनका उदाहरण मलेशिया और यूएई है। जैसे आप देख सकते हैं इंडोनेशिया, यहां पर आपको ये मलेशिया आपको यहां पर दिखाई देगा, जहां पर संघीय राजशाही है। आगे देखते हैं। इस व्यवस्था में सम्राट अद्वितीय राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार शक्ति का वितरण अपने हिसाब से करता है। यानी कुछ अपने पास रखता है, कुछ सरकार को दे देता है। वहां पर आपको मिश्रित राजशाही मिलती है, जैसे जॉर्डन, मोरक्को, लेके ठीक है लिechtenstein, ऐसे जो देश है जहां पर मिश्रित राजशाही है। जैसे आप देख सकते हो मोरक्को यहां पर एक देश है, जैसे आपको अच्छे से दिखाई भी दे रहा होगा। अब सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा होती है वो है लोकतंत्र। और लोकतंत्र की बात हो और अब्राहम लिंकन का नाम ना आए तो ऐसा कैसे हो सकता है। ये है भाई साहब अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था लोकतंत्र के बारे में कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। यानी लोकतंत्र के बारे में कहा जाता है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था ये है। लेकिन ऐसा नहीं है, सारे लोगों के मत ऐसे नहीं है। कुछ लोग लोकतंत्र को सबसे खराब भी मानते हैं। उनमें ऐसे कि ब्रिस्टिन चर्चिल भी एक व्यक्ति है जो यही है, याद रखो, जिन्होंने भारत की आजादी का जबरदस्त विरोध किया था, ये वही है। इनके बाद ही क्लाइमेट इटली आए थे और क्लाइमेट इटली ने भारत को आजाद करने के बारे में घोषणा कर दी थी। ये वही हैं जिनके समय पर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, ब्रिस्टिन चर्चिल। ठीक है, ये क्या कहते हैं लोकतंत्र में, तो उनके बारे में भी थोड़ी सी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ब्रिस्टिन चर्चिल क्या कहते हैं कि उन सभी अन्य रूपों को छोड़कर जिन्हें समय समय पर आजमाया गया है, लोकतंत्र सरकार का सबसे खराब रूप है। ये लोकतंत्र को सबसे खराब मानते हैं, ये लोकतंत्र को सबसे अच्छा मानते हैं। ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र में सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। लोकतंत्र में तो समस्याएं उत्पन्न ही होती रहती हैं और कभी भी समस्याएं समाप्त नहीं होती। लेकिन एकमात्र लोकतंत्र ही ऐसी शासन व्यवस्था है जहां पर हर व्यक्ति को लगता है कि मेरा भी शासन में कुछ न कुछ योगदान है। हालांकि लोकतंत्र में भ्रष्टाचार होता है, समय की देरी होती है, काम करने में बहुत ज्यादा समय लगता है, विकास की दौड़ में भी धीरे धीरे पता शिथिलता आ जाती है, नागरिक अधिकारों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, लेकिन याद रखें यहां पर बहुत सारी अव्यवस्थाएं भी स्थापित रहती हैं। यहां पर सरकारें ढंग से नहीं काम करती हैं, 5 की जगह सरकार बहुत जल्दी कभी गिर जाती है, दल बदल जैसी व्यवस्थाएं, ठीक है, यहां पर समस्याएं बनी रहती हैं, स्थायी सरकार की यहां पर समस्याएं बनी रहती हैं। खैर, लोकतंत्र में अगर आपसे कोई पूछे कि लोकतंत्र क्या है, ठीक है, तो मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन और सामान्य डेफिनेशन दे रहा हूं जो आपको आसानी से याद करने और समझने में भी सहायता करेगा। लोकतंत्र क्या है कि जहां पर आपको ठीक है चुनने का अधिकार हो, राइट टू चूज हो। अगर आपको कुछ भी चुनने का अधिकार हो, अगर आप मार्केट में गए, मार्केट में केवल और केवल एक एप्पल का ही फोन है, तो अगर इसके अलावा कोई फोन नहीं है, तो आप सोचिए कि क्या आप अलग प्रकार के फोन या मोबाइल फोन को चुन पाओगे? आप कहोगे सर नहीं चुन पाएंगे। तो क्या बाजार में लोकतंत्र है? आप समझ लो नहीं है। वहां पर एप्पल का एकाधिकार है, ठीक है, उसको कहते हैं मोनोपोली। याद रखना इस बात को, ठीक है। यानी इसका मतलब है कि यहां पर आर्थिक लोकतंत्र नहीं है। आप अपनी जॉब नहीं चुन पा रहे हो कि मैं कौन सी जॉब करूं, आपके पास एक ही जॉब है, वही करनी पड़ेगी। इसका मतलब आपके यहां पर आर्थिक लोकतंत्र नहीं है। आप अपने परिवार में अपनी मर्जी से अपने पति नहीं चुन पा रहे हो, पत्नी नहीं चुन पा रहे हो, इसका मतलब परिवार में लोकतंत्र नहीं है। समाज में अपनी स्थिति नहीं चुन पा रहे हो अपने हिसाब से, तो सामाजिक लोकतंत्र नहीं है। संस्कृति नहीं चुन पा रहे हो अपने हिसाब से, तो सांस्कृतिक लोकतंत्र नहीं है। और अगर किसी देश में आप अपने नेता या अपने प्रमुख को नहीं चुन पा रहे हो, या जो हमारे ऊपर शासन करेंगे उनको हम नहीं चुन पा रहे हैं, तो उस देश में राजनीतिक लोकतंत्र नहीं है। अगर किसी देश में अगर हम यानी जनता शासन परिवर्तन कर सकती हो, ठीक है, अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति को प्रमुख बना सकती हो, तो वहां पर कहते हैं कि यहां पर राजनीतिक लोकतंत्र है।
तो आप सीधे याद रखें, लोकतंत्र का मतलब है सबसे बड़ा अधिकार, राइट टू चूज। क्या मैं चुन सकता हूं? क्या मैं बदल सकता हूं? अगर ऐसा है तो वहां पे लोकतंत्र है। जैसे हमारे पड़ोस में एक चाइना है, चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, वहां पर आप कुछ भी कर लो, आप अपने प्रमुख को नहीं बदल सकते। इसलिए चाइना में वन पार्टी सिस्टम कहा जाता है, वहां पर बदलने का अधिकार नहीं है। इसका मतलब वहां पर भी संपूर्ण लोकतंत्र आपको नहीं है ना। यहां पर यह आपको दिखाई दे रहा होगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र, कि जहां पर सारे लोग मिलकर कानून बनाते हैं। जैसे 7 मई 2006 को स्विट्जरलैंड के ग्लारस कैंटन में एक लैंड्स गेमाइंड, ठीक है, कैंटोनल असेंबली, लैंड्स सार्वजनिक मतदान सभाएं हैं और प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सबसे पुराने उदाहरणों में से। याद रखना, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सब कुछ कौन करता है? जनता करती है, ठीक है। जनता अपने प्रतिनिधि भी नियुक्त करती है और अपने प्रतिनिधि को कभी भी वापस बुला सकती है अगर वो उनकी अपेक्षाओं के हिसाब से कार्य नहीं करता, ठीक है। नहीं, यहां पर जनमत संग्रह हो जाता है, यानी यहां पर कोई भी कानून पहले जनता के पास जाता है, जनता उसको पास करती है और उसके बाद वो आगे बढ़ता है। जनता कानून बनाने का कार्य भी कर सकती है, इनिशिएट भी कर सकती है। यहां पे जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन की क्रियाओं में भाग लेती है। इस कारण यहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। लेकिन ऐसा लोकतंत्र छोटी छोटी जनसंख्याओं में संभव है। सोचिए, भारत जैसे विशाल देश में अगर कानून की प्रक्रिया संपूर्ण जनता के द्वारा बनाई जाएगी तो एक कानून में लगभग 5 साल का समय निकल जाएगा और तब तक कानून का औचित्य ही समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार की दुविधा आ सकती है, ठीक है। ये कुछ ऐसे देश हैं जहां पर लोकतंत्र है, जैसे यहां पर कनाडा है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर अमेरिका है, इधर भी आपको दिखाई दे रहे होंगे बहुत सारे देश, यहां पर लोकतंत्र है। 1900 से लेकर 1950 तक रेड कलर में जो दिखाई दे रहा है वहां पर लोकतंत्र है, ठीक है। और फिर 1950 के बाद, ठीक है, 1950 के बाद जहां जहां लोकतंत्र उसको इस कलर से दिखाया गया है। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, है ना। अब मैं बहुत देर से कह रहा हूं कि किसी भी देश पर शासन होना चाहिए, किसी भी देश पर शासन, किसी भी देश पर शासन, यही तो हम बात कर रहे हैं इतनी देर से। लेकिन देश क्या होता है, ठीक है, ये भी तो कभी बात आ सकती है ना कि आखिर देश क्या है, आखिर राष्ट्र या राज्य, जिसकी राज्य की बात कर रहे हैं कि सर वो राज्य क्या होता है, तो यही आप यहां पे समझ सकते हो कि आखिर राज्य क्या है, द स्टेट, ठीक है। जब भी हम स्टेट की बात करते हैं तो आप यहां पर आप समझ सकते हो कि हम देश की बात कर रहे हैं। और कब कोई जगह एक देश बनेगी उसके लिए जरूरी है कि उसमें 4 अनिवार्य तत्व हों। उनके पास क्या होना चाहिए, ठीक है। कोई जब भी देश कहला सकता है जब उसके पास जनसंख्या हो, जब उसके पास क्षेत्र हो यानी भूमि हो, जब उसके पास सरकार हो और जब उसके पास संप्रभुता हो। 4 इसेंशियल एलिमेंट हैं, तब किसी को या किसी भी राज्य को हम क्या कह सकते हैं, एक देश कह सकते हैं। किसी भी भूभाग को हम देश कह सकते हैं अगर उसके पास जनसंख्या हो, ठीक है, क्षेत्र हो, उसके बाद सरकार हो और संप्रभुता हो। यहां पर आप पॉपुलेशन के बारे में जानते हैं, क्षेत्र के बारे में आप जानते हो, सरकार जो शासन चलाने का कार्य करती है वो सरकार कहलाती है। जैसे हमारे यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पे मोदी सरकार का नाम सुना होगा आपने, संघ सरकार का नाम सुना होगा, राज्य सरकार का नाम सुना होगा, ठीक है, स्थानीय सरकार का नाम सुना होगा। ये सभी क्या है, अपने आप में सरकार हैं, यानी शासन चला रहे हैं। संप्रभुता क्या होता है? संप्रभुता होता संपूर्ण शक्ति, यानी जो सरकार कार्य कर रही है क्या उसके पास संपूर्ण शक्ति है? क्या राज्य के पास राज्य किसी का गुलाम तो नहीं है? राज्य को संपूर्ण शक्तियां प्राप्त है कि नहीं, कि वो अपने अंदरूनी मामलों को कैसे सुलझाएगा और बाहरी मामलों को कैसे सुलझाएगा, पूरी तरह से स्वतंत्र है, तो वो संप्रभु है, वो संप्रभु राज्य है, जो आपको निश्चित रूप से पता होना चाहिए। लेकिन व्यक्ति का नाम आपने जरूर सुना होगा जिनका नाम है कौटिल्य या चाणक्य। और चाणक्य ने किताब लिखी थी, इनका नाम था अर्थशास्त्र। ये राजनीति या कूटनीति पे लिखी गई एक सबसे बेहतरीन पुस्तक है। इस पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए। यहाँ पर आपको अर्थशास्त्र में बहुत कुछ ऐसे सिद्धांत दिखाई देंगे जो आज के आधुनिक राज्य भी उनका प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि कूटनीति में तो इनके जो इन्होंने लिखा है वो अद्वितीय है, ऐसा किसी ने नहीं लिखा है। इन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि अगर कोई भी किसी भी जगह को देश कहा जाएगा या राज्य कहा जाएगा तो राज्य के 7 सिद्धांत, यानी उन्होंने 7 तत्व बताए, 7 एलिमेंट बताए, और जिसे सप्तांग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा कि कब कोई एक राज्य
देश हो सकता है या कोई राज्य किसे कहते हैं? तो राज्य या देश तभी होगा जब उसके अंदर 7 ही अनिवार्य तत्व होंगे, ठीक है, अन्यथा वो राज्य नहीं होगा। जैसे किंग, एक राजा होना चाहिए उसके पास। इसके अलावा दूसरा जो अंग है उसका कौन सा है? मिनिस्टर, यानी अमात्य होने चाहिए, जन होने चाहिए, उसके बाद दुर्ग होना चाहिए, खजाना होना चाहिए, सेना होनी चाहिए और उसके सहयोगी होने चाहिए। अगर ये 7 हैं तो वो राज्य है। इन 7 में से अगर उसके पास कुछ एक भी नहीं है तो वो राज्य नहीं कहलाएगा। अगर आप देखें तो यहां पर भी देख सकते हैं देयर इज द 7 पिलर ऑफ स्टेट। जैसे यहां पर क्या, स्वामी, इन्होंने जो अपने शब्द में लिखा स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र, ये 7 हैं। इन 7 को याद रखना क्योंकि एग्जाम में इससे प्रश्न पूछते हैं। स्वामी का मतलब होता है कि किसी देश का एक राजा होना चाहिए, ठीक है, उसका मिनिस्टर भी होना चाहिए, ठीक है। जनपद का मतलब होता है क्षेत्र यानी कंट्री, ठीक है। दुर्ग का मतलब क्या होता है? फोर्ट, फोर्ट माने होता है किला, ठीक है। कोष का मतलब क्या होता है? खजाना, ठीक है। और दंड का मतलब क्या होता है? सेना। और मित्र का मतलब होता है सहयोगी। लेकिन आज इनको अगर हम अपने रूप में देखें कि आज ये किस अवस्था में पाए जाते हैं, तो आप देखो किसी भी देश में आज भी कम से कम 7 ही चीज मिलेगी आपको। देखो कितने साल पहले उन्होंने आज की सारी व्यवस्थाओं के बारे में बता दिया था। एक लीडर होगा, मिनिस्टर यानी कोई ना कोई मैनेजर होगा, ठीक है। मार्केटिंग, कस्टमर होंगे, ये पता कंट्री में होंगे पक्का, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, फोर्ट, किला, किला मतलब वही तो होता है आधारभूत ढांचा। ट्रेजरी, कोष यानी फाइनेंस, ठीक है। आर्मी, टीम वर्क यानी सब मिलकर कार्य करते हैं। और कंसल्टेंट और मेंटर, ये क्या? एलआई, सहयोगी। ये किसी उद्योग में देख लो, किसी देश में देख लो, ठीक है, किसी छोटे से बिजनेस में देख लो, किसी भी संस्था को चलाने के लिए भी इन सारी चीजों की जरूरत होती है। समझ आएगा नहीं? तो देश तभी बनेगा जब उसके पास ये कम से कम ये 7 चीजें होंगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कौटिल्य साहब कह रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आज आपको राज व्यवस्था के कुछ तंत्रों के बारे में बताया। इन तंत्रों के बारे में या राज्य के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी, ये मुझे जरूर बताएं। और भी अगर कोई ऐसे ही पॉलिटी की खतरनाक चीजें हैं जो आपको समझ में नहीं आती, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं आपको हर एक सवाल का जवाब मिलेगा वहां पर। ऐसी छोटे छोटे वीडियो से मैं आपके सामने आता रहूंगा। मैं हूं राज राणा और आप सब हैं मेरे सुपर स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत।